डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। मामला कोविड के समय का है, जब कोविड पूरी चरम सीमा पर था और आम आदमी कोविड के कारण परेशान था। और जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको कोरोना हुआ है, उसके परिवार के लोग बहुत परेशान थे। ऐसे समय में कुछ कोरोना पीड़ित लोगों ने मुझे शिकायत की, मुझे ये बताया कि पंचकुला के हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा पैसे एक्सेस चार्जिंग कर रहे हैं और कई जो बिल हैं वो 15 लाख से 18 लाख तक रुपए के बिल उनको मांग रहे हैं, देने पड़ रहे हैं। उस समय मैं खुद हॉस्पिटल्स के अंदर गया, वहाँ जाकर के तथ्यों की जानकारी ली और उनके जो हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट है उनके लोगों से बात किया। और बात करने पर उन्होंने माना कि हाँ, हमसे गलती ज़रूर हुई है, लेकिन आगे से नहीं होगा। हमने कहा कि नहीं, जो पैसे आपने लोगों से एक्सेस चार्ज किए हैं वो वापस होने चाहिए। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो कोविड प्रोटोकॉल का उन्होंने उल्लंघन किया, जिस प्रकार से कोविड के समय में इस समय का फ़ायदा उठा करके, इस अवसर का फ़ायदा उठा करके लोगों से ज़्यादा वसूली की है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कितने लोगों के पैसे? और उसी प्रोसेस में मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला। पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिला के अंदर हमने मॉनिटरिंग कमेटीज़ की कॉन्स्टिट्यूट किया। मॉनिटरिंग कमेटीज़ के अंदर जो पंचकुला के अंदर बनी, उनमें 4 सीनियर डॉक्टर भी थे। एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और जब कमेटी ने जांच की, हमने रैंडम 10 बिल लिए। उन 10 बिलों की जब जांच की तो देखने में आया कि बहुत सारी अनियमितताएं, घोर अनियमितताएं, ऐसी अनियमितताएं जो मैं समझता हूं कि देख करके ऐसा लगता है कि कहीं वो जो पेशेंट हैं उनको इलाज करने की बजाय कहीं मारने की तो नहीं थी। एज पर प्रोटोकॉल रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लग सकते हैं। 10 इंजेक्शन लगा करके कोई भी पेशेंट को कुछ भी हो सकता था। एक पेशेंट के 28 दिन के अंदर 32 चेस्ट एक्सरे हों, आप समझ सकते हैं कि एक एक्सरे के पश्चात जो पेशेंट है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। 32 एक्सरे चेस्ट के जब जहाँ हों, और जो इंजेक्शन उस कमेटी ने इंक्वायर किया कि जो मार्केट के अंदर इंजेक्शन 14,000 रुपये का है, वो उन्होंने 33,000 रुपये का चार्ज किया। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो बिलों की जांच करने के ऊपर सामने आई, डिप्टी कमिश्नर ने उन हॉस्पिटल्स को जो बिल हमने चेक किए थे उनको नोटिस दिए। नोटिस देने के पश्चात उनको बुलाया और उनसे बात की। उनको भी उस मॉनिटरिंग कमेटी के सामने बिठाया गया। अब सारा कुछ देखने के बाद ये सामने आया कि जो 22 लाख रुपए हैं, जो 18 पेशेंट्स थे, उनके 22 लाख रुपए रिफंड हो चुके हैं। आरटीजीएस उनके खाते में जा चुका है। और लेकिन क्योंकि कंप्लेंट्स अभी भी निरंतर, जो पेशेंट्स की कंप्लेंट आ रही है, हमने हॉस्पिटल से कहा है कि वो अपना सेल्फ ऑडिट कराएं। और जिस प्रकार से इन बिलों के अंदर जो जातियां हुई हैं या जो ज़्यादा पैसे लगे हैं, उसी प्रकार से अन्य बिलों के अंदर भी जो वो पैसे कम किए जाएं, ताकि जो गरीब आदमी, जो पेशेंट है, जो कोविड से दुखी था, कोरोना से दुखी था, उसका परिवार दुखी था। और कुछ केसेस के अंदर तो उन कोरोना पेशेंट्स की डेथ भी हो चुकी। उनके परिवार के लोगों से जो वसूली की गई है, ज़्यादा वसूली की गई है, वो वापस होनी चाहिए थी। वो इसका हमारा प्रयास है। और इस बात का अंकित जी एक और बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अभी
करनाल के अंदर 57 लाख रुपए की जो है वो वापसी हुई है। चंडीगढ़ के अंदर भी एक हॉस्पिटल ने लगभग 3 लाख रुपए वापस किए हैं। मोहाली के हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस प्रकार की जो वापसी की खबरें हैं। और मेरे पास पंजाब से, संगरूर से, बठिंडा से कंप्लेंट्स आई, चंडीगढ़ से कंप्लेंट्स आई। वो मैंने कंप्लेंट्स जो पंजाब वाली थी, पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भेजी, और जो चंडीगढ़ की कंप्लेंट थी चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी बदनौर जी को भेजी हैं। और मुझे पूरी आशा है कि उनको भी, जो पेशेंट्स हैं उनको न्याय मिलेगा। और अमरिंदर सिंह जी की एक्नॉलेजमेंट आई है कि आपका पत्र मिला है और हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने देखा है कि जो गवर्नमेंट या सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनसे पूरा पैसा लिया जाता है, कोविड के जो नियम बनाए वो उन पे अप्लाई नहीं होते, आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, तो क्या आने वाले समय में उनका विधानसभा में? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि जो पैसा है, पब्लिक एक्सचेकर है, वो उस पब्लिक एक्सचेकर का खर्चा भी जो हम टैक्स के जरिए लोगों से खून पसीने की कमाई जो टैक्स के जरिए लेते हैं, उसका भी जो खर्च है वो ठीक ढंग से होना चाहिए। एक ही जैसा पेशेंट, एक ही बीमारी का पेशेंट, उससे जो प्राइवेट है उससे अलग पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उससे अलग पैसे ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं, और जो इंश्योर्ड एम्प्लॉई हैं उनसे और अधिक पैसे ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी गलत है जो आदेश है। इस आदेश के अंदर सभी पेशेंट्स को एक जैसी रियायत मिलनी चाहिए थी। अगर वो सरकार का पैसा बचता है तो वो सरकार के पैसे को बचाना चाहिए था। अगर इलाज 16,000 रुपया पर डे के अंदर हो सकता है तो वो सभी पेशेंट्स का हो सकता है, ना कि केवल जो प्राइवेट पर्सनस हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। वो गवर्नमेंट का पैसा है, सरकारी पैसा है, इसलिए उसमें जो भी मर्जी चार्ज कर लो, तो ये ठीक नहीं है। एक जो डीजीपी को ने रिपोर्ट आपको सौंपनी थी, क्या वो आप रिपोर्ट सौंप पाए हैं या कोई और समय मांगा है? देखिए, डीजीपी की तरफ से जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रिक्वेस्ट आई थी और उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा था, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट आई नहीं है। सर, आपको क्या लगता है जो पूरी घटनाक्रम रहा है मुख्यमंत्री के विरोध को लेकर, उसके बाद ये भी हुआ कि मार्किंग की जाएगी पूरी विधानसभा, इससे तब भी एक सवाल है कि आपको लगता है कि एक अलग विधानसभा हरियाणा की भी होनी चाहिए इसको लेकर के, जिस प्रकार से हालांकि यहाँ चंडीगढ़ के अंदर है लेकिन हरियाणा में भी राजधानी भी तैयार की जाए, इसको लेकर क्या विचार है? नहीं, देखिए, जहाँ तक इस विषय का सवाल है, इस विषय को लेकर के तो मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाई थी वो अभी चल रही है। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, नई विधानसभा हो, बड़ी विधानसभा हो और उस विधानसभा की कैपेसिटी ज़्यादा हो, इसके बारे में विचार किया जाना आवश्यक है। और मुझे ये लगता है जब 2026 के अंदर डीलिमिटेशन होनी है और डीलिमिटेशन के मुताबिक जो अभी तक जानकारी मिली है वो 126 सीटें जो हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर होंगी और 14 जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट की सीट होंगी। और मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी विधानसभा की आवश्यकता है। आज जो हमारी विधानसभा है उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 90 है। अभी आपने इस कोविड काल के अंदर देखा कि जब हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाने की कोशिश की तो हमें विजिटर गैलरी को ख़त्म करना पड़ा, स्पीकर्स गैलरी को ख़त्म करना पड़ा, और तब हम कहीं उन अपने सम्मानीय विधायकों को एडजस्ट कर पाए। तो उस दृष्टि से इसके ऊपर अभी से विचार करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि विचार करना चाहिए कि उस परिस्थिति में 2026 के अंदर जब 126 जो विधायक होंगे उनके बैठने की व्यवस्था कैसे होगी और कहाँ होगी।
प्लानिंग में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, आपको क्या लगता है इसकी प्लानिंग होनी चाहिए और कहाँ? और मुझे आपको लगता है चंडीगढ़ में ही हो, पंचकुला मुझे में हो? जहाँ पर भी हो, देखिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर सभी लोग मिल बैठ कर के इसके ऊपर विचार करना चाहिए, अभी से विचार करना चाहिए। और क्योंकि 2026 कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो भी कोई हम नई विधानसभा की अगर बनाने की बात करते हैं, जहाँ पर भी करते हैं, तो उसके अंदर 2-3 साल तो तैयार होने के अंदर लग जाएंगे। तो उस दृष्टि से आज ही मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। किस तरीके से प्रोसेस चलेगा, कैसे विचार करेंगे? नहीं, देखिए इस के अंदर तो सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी राय जान करके आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या केंद्र सरकार से भी ये जो आने वाली परिस्थिति है इसके बारे में अवगत करा करके हमें कोई निर्णय जल्द करना चाहिए। सर, बीते दिनों आपने एक और मुद्दा भी उठाया था कि जो कुछ कमरे हैं जो विधानसभा के हरियाणा के अभी भी हैं, वो अभी भी पंजाब के पास है, उसको लेने के लिए। नहीं, देखिए उसके बारे में अभी भी 1 हफ्ता 10 दिन पहले चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके अंदर जब डिवीज़न हुआ था 1966 के अंदर और जिसके अंदर ये दिखाया गया हो कि ये एरिया पंजाब का है, ये हरियाणा का है। लेकिन हमने उनको बताया कि हमारे पास वो रिकॉर्ड, वो प्रोसीडिंग्स जिस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हमारे पास है और वो हमने उनको दे दी है। और मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है और जल्दी ही इसके ऊपर कोई निर्णय होगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।